हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 25 जून 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों न्यूज़पेपर में जो भी कॉमन आर्टिकल्स होंगे उनको हम उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से दिए गए होंगे। साथ ही में जो भी अलग आर्टिकल्स आए हुए हैं और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए कुछ रेलिवेंस रखते हैं उनको हम दूसरे न्यूज़पेपर से भी कंप्लीट करेंगे ताकि कुछ भी करंट अफेयर के मामले में ना छूटे। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से और पहला आर्टिकल कह रहा है एक्सप्लेन बिहाइंड केरला असेंबलीज डिमांड टू रीनेम स्टेट एज केरलम। देखिए, केरला एक स्टेट है इंडिया के अंदर। अगर मैं मैप पे भी आपको दिखाना चाहूँ तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस तरीके से जब हम सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया को बनाते हैं तो देख पाते हैं कि यहाँ पर आप गुजरात का एरिया इसे मानिएगा, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र को हम देखते हैं, देन कर्नाटका इज हेयर और जो ये टिप है आपकी, ये सदर्न टिप जो कि अब आपको वाइट कलर में दिखाई देगी यहाँ पर, ये क्या है, केरला की एक स्टेट है। इसी के अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो तमिलनाडु को यहाँ पर देख पाएंगे, ऊपर चलेंगे तो फिर हम देख पाएंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, दोनों स्टेट है, और फिर ऊपर की तरफ हम जाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि केरला का जो यहाँ पर हम वेस्टर्न और सदर्न वेस्टर्न पार्ट देखते हैं, बिल्कुल लास्ट में वो क्या है, केरला होता है, इंडिया की स्टेट है। अभी इसी केरला के नाम बदलने की बातें चल रही हैं। कौन कर रहा है ऐसी बातें? वहीं की गवर्नमेंट और वहीं की जो केरला की असेंबली है वो चाहती है कि केरला के नाम को अब बदल कर केरलम कर दिया जाए। तो पहली बात तो यहाँ से 2-3 सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं? एक तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि किसी स्टेट का नाम हम कैसे बदल सकते हैं। पहला सवाल तो यही आना चाहिए आप लोगों के मन में। पहले तो ये भी समझ में आएगा कि ये बदलवाना क्यों चाहते हैं, वो तो खैर न्यूज़ है, उसके हिसाब से हम समझेंगे, कोई बात नहीं। प्रीलिम्स में हो सकता है सवाल पूछ ले कि केरलम शब्द कहाँ से निकला है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, केरला की हिस्ट्री क्या है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठना चाहिए कि केरला जो एक नाम है उसको बदला कैसे जाता है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी संविधान, हमारी जो रूल बुक है जिसमें हर चीज़ लिखी होती है कि आपको राजनीति या पॉलिटी जो है वो किस हिसाब से करनी है, उसमें ये लिखा हुआ होगा या नहीं होगा? तो इन सवालों के साथ अब हम इस आर्टिकल को यहाँ पर समझेंगे। फ़िलहाल के लिए बता दूँ तो जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर, जिनका नाम है पिनाराई विजयन, उनका बोलना है कि जो ये केरलम नाम निकल कर आ रहा है ये निकल कर आ रहा है मलयालम से, और मलयालम के ही हम हमारे जो नाम है स्टेट का वो रखना चाहते हैं, केरला जो नाम है उसको बदलवाना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब मैं आपको सवाल पे दोबारा लेकर जाती हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। ये लोग तो चाहते हैं, मलयालम स्पीकिंग ये एक स्टेट है, मलयालम यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन अब इनके चाहने से क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। देखिए, जब भी ऐसा कुछ करना हो तो बहुत आसान बात है, हमारे संविधान में इसका समाधान दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 पे बिल्कुल शुरुआत में ही यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अगर कोई भी स्टेट का नाम बदलवाना है, ऑल्टर करना है, चेंज करना है, किसी स्टेट में कोई भी बदलाव करना है तो कौन करेगा? सीधा सीधा एक तो यूनियन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट खुद ब खुद ये काम नहीं कर सकती है, राइट। फिर हम देखते हैं ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटी है वो एक फेडरल पॉलिटी है। फेडरल पॉलिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से हमारे यहाँ पर सेंटर या फिर यूनियन जिसे हम बोलते हैं और स्टेट्स, इन दोनों की पावर्स को बांटा गया है। कहाँ बांटा गया है? हम देखते हैं शेड्यूल 7 के अंदर यहाँ पर संविधान में हमें इनकी जो पावर्स है उनको बटा हुआ हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर फेडरलिज्म है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पावर्स को बांटती है, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी पावर्स हैं जो स्टेट के पास हैं, राज्य अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी पावर हैं जो हम देखते हैं यूनियन के पास है कि वो केवल यूनियन उन पे काम करेगी, और तीसरी ऐसी पावर है जो कि कंकरेंट है। कंकरेंट यानी कि समावर्ती है, उसमें क्या होगा, स्टेट चाहे तो स्टेट भी उस पर कोई कानून या काम कर ले और यूनियन चाहे तो यूनियन भी। लेकिन इसमें सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। कैसे पावर होती है कि जब भी कोई काम कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, कोई सूची वहाँ पर डाली गई है और 2 कानून बने हैं, वैसे तो ऐसी
सिचुएशंस कम बनेंगी। फॉर एग्जांपल फिर भी बन गया, अब केरला के ऊपर ही हम देखते हैं किसी जीएसटी से रिलेटेड या कोई ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है, एजुकेशन से रिलेटेड ही देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई यहाँ पर रिफॉर्म किया गया केरला के अंदर ही, और वही सेम चीज़ के ऊपर एक उसी का बिल्कुल अपोजिट लॉ लेकर आई है यूनियन। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेम उसके अंदर हम देख पाएंगे तो किसकी चलनी चाहिए, यूनियन जो होगी उसका कानून यहाँ पर ज़्यादा माना जाएगा। तो थोड़ा सा अपर हैंड दिया गया है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि आर्टिकल 3 जो है संविधान का, उसके अनुसार अब क्या करना चाहिए था, इनको पहले रेजोल्यूशन जो है स्टेट के अंदर पास करना होगा। उसके बाद ये यूनियन गवर्नमेंट को इस रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब यूनानिमसली ये लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वैसे मेजॉरिटी से ये जो रेजोल्यूशन है वो पास होता है। हमें पता है कोई भी काम हो तो वोटिंग करवाई जाती है, तो वोट यहाँ पर करवाई गई और यूनानिमस यानी कि सर्वसम्मति के साथ में इसको फिलहाल के लिए यूनियन के पास में भेज दिया गया है। और वहाँ पर बोला गया है कि जो नेम है स्टेट का उसको बदलकर केरलम कर दिया जाए। खैर आई होप आप लोगों को कंसेप्ट फ़िलहाल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है वो होगा कैसे। तो जीएस पेपर 2 के हिसाब से हम अब क्या हो चुके हैं, कम्प्लीटली यहाँ पर आराम से अलग हो सकते हैं कि हमारा काम हो गया। अब हम इसी आर्टिकल के इम्पोर्टेंस को देखेंगे जीएस पेपर 1 के अंदर। अब जीएस पेपर 1 में कैसे होगा, क्योंकि जीएस पेपर 1 में हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है, साथ ही में ज्योग्राफी पढ़नी होती है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स के अंदर इसकी रेलिवेंस है। पहले आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि कल्चर के बिहाफ पे ही, लैंग्वेज के बिहाफ पे ही इसका नाम बदलने की बात हो रही है। और दूसरा हिस्ट्री के अंदर से भी ये सवाल पूछा जा सकता है, तो उस लिहाज से भी अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो बात है वो कर लेते हैं। यहाँ पर शब्द को निकाल कर लाते हैं कि इसकी इटमोलॉजी क्या है, यानी ये शब्द जो है वो निकला कहाँ से है। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो केरलम शब्द जो है माना जाता है कि वो एक्चुअली में सबसे पहले एम्परर अशोक जो थे, यानी कि राजा जो अशोक थे, जो कि लगभग यहाँ पर 257 बीसी के अंदर थे। बीसी यानी कि बिफोर कॉमन ईरा, और यहाँ पर 257 क्या हुआ, बिफोर कॉमन ईरा को हिंदी में क्या बोलेंगे, ईशा पूर्व, यानी कि ईशा पूर्व से, यानी फर्स्ट जो कॉमन ईरा था या फिर जीसस क्राइस्ट के बाद में, उससे पहले अगर हम जाएंगे तब की ये बात चल रही है। फिलहाल 2000 साल हम आगे आ चुके हैं, 2021 में है, तो उसमें अगर आप साथ में 257 साल और जोड़ देंगे तब जाकर हमें टोटल पता चलता है कि इतने सालों पहले इस स्टेट का नाम, जब अशोक जो अपने रोक एडिट करवाते थे, वो क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर उनके बारे में हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान से लेते हुए उन्होंने केरला तक में भी अपनी रोक वगैरह के ऊपर अपने जो उनके मैसेजेस होते थे उनको खुदवाया था। और उन्होंने उसमें एक लाइन का इस्तेमाल किया था कि जो प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शन कौन थे यहाँ पर, प्रियदर्शी जो इस्तेमाल होता था शब्द वो होता था अशोक के लिए। उनके द्वारा ये जो यहाँ का फ्रंटियर है, सॉवरन्स है, जैसे कि चौदाज वर्ड का इस्तेमाल किया गया था जो कि इस्तेमाल होता था चोलाज के लिए। तो चोला, ये 3 ऐसी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ हुई हैं सदर्न इंडिया के अंदर में, दक्षिणी भारत के अंदर में, जो कि याद रखनी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ख़ास करके जब हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया की, या ख़ास करके जब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। उसमें चोलाज आते हैं, पांड्याज आते हैं, केरला पुत्र आते हैं। अब ये केरला पुत्र जो इस्तेमाल किया हुआ है शब्द, ये शब्द भी निकल कर आता है, लिटरली इसका क्या मतलब हुआ, सन ऑफ केरला। तो ये शब्द से हमें समझ में आता है कि केरला जो एक स्टेट है वो काफ़ी प्राचीन समय से ही यहाँ पर है, जानी जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में आए तो केरला स्टेट कैसे बनती है, तब तो ये थी, ठीक बात है, लेकिन हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री फ़िलहाल केरला की कितनी है, ज़रा इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं केरला के मॉडर्न इतिहास के ऊपर या कि आधुनिक इतिहास के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले जो डिमांड उठी थी कि जो भी मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं उन सब की एक अलग से स्टेट होनी चाहिए, एक यूनाइटेड मलयालम स्पीकिंग स्टेट बनाइए, वो उठती है 1920 के अंदर। यूजुअली स्टेट से लिहाज से जब ये बात उठती थी तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आता है, और वो भी हम देखते हैं 1951 के समय में, तो तब ज़्यादा ये बातें चल रही थी कि हाँ कौन सी स्टेट को कहाँ पर बनाना है, किस स्टेट को
किस लिहाज से बनाना है, क्या पॉलिटिकली उनको डिवाइड करें, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको डिवाइड किया जाए, या फिर लैंग्वेज के बिहाफ से उनको डिवाइड किया जाए। धार कमीशन जैसे कमीशंस यहाँ पर बिठाए गए, तो तब बातें उठी थी। लेकिन केरला के केस में ये मुद्दा थोड़ा सा और पीछे जा रहा है। ये मुद्दा जा रहा है 1920 तक। बहुत पहले की ये बात हो जाती है ना, कि अभी तो देश में आज़ादी भी नहीं आई है और मलयालम स्पीकिंग जो टेरिटरी के लोग हैं वो सब डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, हमारा तो एक अलग स्टेट होनी चाहिए, हमारा तो एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। तो ये केरला के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। खैर, उस समय पे क्या होती थी, प्रिंसली स्टेट होती थी। आप अगर आपने मॉडर्न इंडिया अपनी कंप्लीट कर ली है तो आप ज़रा याद कर पाएंगे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था उस समय पे भी यहाँ पर 3 भागों में देश बटा हुआ था, और बहुत सारे एक्चुअली भागों में बना हुआ था। ब्रिटिश पहले रूल करते थे, फिर वो गए तो हम मुस्लिम लीग को देख पाते हैं, कांग्रेस को देख पाते हैं, और साथ में प्रिंसली कुछ स्टेट्स को भी देख पाते हैं जो कि कह रही थी कि हम किसी के साथ भी नहीं जाना चाहते, ना इंडिया में रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो रहा था। तो प्रिंसली स्टेट यानी राजे महाराजाओं का जो क्षेत्र होता था, जो उनके राज्य होते थे, उसके अंदर 2 प्रिंसली स्टेट ऐसी थी। एक तो थी त्रावणकोर की और दूसरी थी कोचीन की। तो ये जो 2 थी ये एक साथ में क्या करती हैं, साथ में आती हैं। और जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट थी मद्रास प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी क्या थी, ज़रा फिर से मॉडर्न इंडिया के अंदर जाइए और याद करिए कि ब्रिटिशर्स जब सबसे पहली बार इंडिया में आते हैं उनको लड़ना पड़ता है पोर्तुगीज़ के साथ में, उनको लड़ना पड़ता है फ्रांस के साथ में, उनको लड़ना पड़ता है डच के साथ में। यानी कि उनसे पहले ही हम देख लेते हैं कि काफ़ी जो बड़ी बड़ी 2 पावर थी, पोर्तुगीज़ प्लस फ्रांस, ये इंडिया में ऑलरेडी अपना जो मुकाम है वो पा चुकी थी। इसी वजह से ब्रिटिश धीरे धीरे पहले इनसे लड़ाइयाँ करते हैं, फिर अपनी प्रेसिडेंसी बनाते हैं। 3 प्रेसिडेंसी वो मेन बनाते हैं, जिसमें से एक होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी होती है मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी होती है यहाँ पर कोलकाता प्रेसिडेंसी, राइट। तो ये उनका आप छोटे छोटे राज्य देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कब्जा जो किया इन 3 पे किया। इनमें उन्होंने पहले कानून लाए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया, अपनी सत्ता बिठाई, अपने गवर्नर यहाँ पर लेकर आए, और धीरे धीरे जो गवर्नर कभी अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ के अलग अलग गवर्नर होते थे, वो मद्रास के ऐसे गवर्नर थे जो तीनों के गवर्नर बने, और फिर धीरे धीरे यहाँ का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन गया। तो ये अब आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसान लग रहा होगा। तो वही मद्रास प्रेसिडेंसी की एक डिस्ट्रिक्ट जो थी जिसका नाम था मालाबार डिस्ट्रिक्ट, वो हम देखते हैं कि केरला बनाने के लिए, मलयालम बनाने के लिए सबसे पहली बार इंटीग्रेट किए जाते हैं, साथ में जोड़े जाते हैं। फिर हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल इसकी हिस्ट्री लेकर आ रही हूँ शुरुआत से कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। जब हम आज़ाद हो गए, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो देखते हैं कि जुलाई 1, 1949 को, जुलाई 1, 1949 को हम देख पाते हैं कि कैसे 2 मलयालम स्पीकिंग प्रिंसली स्टेट थी जो एक साथ में आकर स्टेट बनाती हैं, जो कि फिर से हम देखते हैं त्रावणकोर प्लस कोचीन ही थी। ये दोनों ही थी जो कहती हैं कि ठीक है, हमारा नाम जो होगा वो आप लोग रख दीजिए, फ़िलहाल के लिए हम लोग मलयाली स्पीकिंग लोग हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, अलग हमें स्टेट दीजिएगा। फिर स्टेट ऑफ केरला फाइनली बन जाती है जब हम देखते हैं अगेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आती हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर भी हम स्टेट को बना सकते हैं और बनाना चाहिए। फिर कमीशन, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, और उसके जो हम देखते हैं कि फ़िलहाल इसको हेड कर रहे थे, वो उस समय पे कर रहे थे सैयद फ़ज़ल। तो सैयद फ़ज़ल जो थे उन्होंने एक्चुअली के अंदर यहाँ पर क्या किया, अपनी रिकमेंडेशन दी, अपने सुझाव दिए कि इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालाबार है और जो ताल्लुक है एक कसरगोड का, जो कि खुद में एक मलयालम स्पीकिंग पीपल स्टेट है, उसको भी इंक्लूड किया जाए। और एट द एंड हम देखते हैं नवंबर 1, 1956 को यहाँ पर जो प्रेजेंट डे केरला है उसका जन्म हो जाता है। खैर, नाम बदलना कितना ठीक है कितना गलत है वो तो आप लोग मेरे लिए फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में ही अपनी जो राय है वो दे सकते हैं, लेकिन समझ में आपको अच्छे से आया या नहीं आया ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ऐसे ऐसे आर्टिकल एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब की बार भी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे गए थे, ऐसे 5 रॉकेट्स के नाम दिए गए और पूछा गया कि
कि इनमें से कौन से ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि 5th जनरेशन के हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, 2-4 बार रिवीजन होगा तो आप लोगों के लिए याद रखना कोई बहुत बड़ी बात रहेगी नहीं। फिलहाल जो आर्टिकल है वो है पुष्पक के बारे में। पुष्पक क्या होता है? पुष्पक जो है वो इसरो का एक्चुअली के अंदर एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया गया है जिससे आप किसी रॉकेट वगैरह को लॉन्च कर सकते हो, आसमान में भेज सकते हो, स्पेस में भेज सकते हो। और ये बना जो है, ये बना है रीयूजेबल। क्या बना है? पहले कुछ ऐसे लॉन्च व्हीकल्स थे, कुछ ऐसी जो रॉकेट्स थे जिनके सामान को निकाला गया और इसके अंदर लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा है। कौन बनाने वाला है? इसरो इसको बना रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो इसको बना रहा है। हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी बात है कि बन भी गया है, इसका टेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी और इसने टेस्ट को क्लियर कर दिया है। ये बड़े अच्छे से जो है वो पास हो चुका है। फिलहाल इसके 3 टेस्ट लिए गए थे क्लियरेंस देने से पहले कि इसका इस्तेमाल अब हो पाएगा या नहीं पाएगा। तो 3rd एंड फाइनल टेस्ट सीरीज़ थी, उसके अंदर हम देखते हैं कि इसने अपनी ऑटोनोमियस लैंडिंग कैपेबिलिटी को दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। और इन्होंने बताया है कि हाँ इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के मामले में। देखिए, जब हम बात करते हैं स्पेस की तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसरो अच्छी खासी वर्ल्ड की जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें गिनी जाती है। जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी हम देख सकते हैं, फिर नासा को हम देख सकते हैं, फिर जाग्जा जो है जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, रशिया की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है, चाइना की स्पेस एजेंसीज है, जर्मनी की स्पेस एजेंसी है, और फिर हम साथ में इंडिया की स्पेस एजेंसी को भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्पेस एजेंसीज हैं जो स्पेस मिशंस पे काम करती है। तो इंडिया बहुत अच्छी अपनी जो रेपुटेशन है इसरो के तहत उन्होंने बनाई है, और वही इसरो अभी सक्सेसफुल हो गया है अपना 3rd रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर कंडक्ट करने में। तो क्या है ये? रीयूजेबल है तो इसी वजह से आर आगे आएगा। लॉन्च व्हीकल है तो LV होगा। अब आप याद रखिएगा, ऐसे शब्द हमेशा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं या फिर ऐसे दे दिया जाता है RLV, तो आपको ध्यान में देना होगा कि LV का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल, R अगर आगे है तो रीयूजेबल हो सकता है। LEX अगेन ये क्या था? लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था, तो उसी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये जो टेस्ट हुआ था ये हुआ था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा जो कि कर्नाटका के अंदर है। फिलहाल के लिए बस यही आप लोगों को याद रखना है कि ये 4.5 किलोमीटर के पॉइंट से यहाँ पर छोड़ा गया था पुष्पक को, और वो अपनी जो लॉन्च करने के लिए हम देख पाते हैं कि बिल्कुल सक्सेसफुल हो पाया। उसके कैपेबिलिटीज़ जो है उसमें कोई शक उसने नहीं छोड़ा है, और इसका काम ही ये था कि इसको क्या करना था? एयर डायनामिक कन्फर्मेशन जो है उसके हिसाब से लिफ्ट टू ड्रैग रेशो देखना था, कितनी देर तक ये किस चीज़ को लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, और कितना ये ड्रैग कर सकता है, खींच सकता है। तो ये दोनों टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल अगेन रीयूजेबल इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, दूसरे जो हमारे रॉकेट्स होते थे, दूसरे जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स थे, उनके पार्ट्स का इस्तेमाल किया, कोई नया पार्ट इसके अंदर नहीं लगाया है। तो ये एक बड़ी किफ़ायती चीज़ है जो इंडियंस कर सकते हैं, वही हमने दोबारा से करके दिखाया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल जो है एक्चुअली में ओपिनियन है, तो ओपिनियन और एडिटोरियल की रेंज में हम इसको रख सकते हैं। क्या बात कर रहा है आर्टिकल, चलिए ज़रा समझते हैं। इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल हो जाता है GS पेपर 2 के अंदर। GS पेपर 2 में भी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमें पॉलिटी के अंदर इसको देखना है, इसको समझना है कि ऑथर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं और उनका नज़रिया क्या है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ना, ये लिखा गया है KV प्रसाद के द्वारा। KV प्रसाद जी एक दिल्ली बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो अभी 18वीं पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो अभी इलेक्शन हुआ है, और उसके बाद में जो स्ट्रेंथ निकल कर आई है, जो बेंच यहाँ पर होते थे वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। तो काफ़ी एक एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर 18वीं लोकसभा से कि यहाँ पर फिर से रिज़ल्ट जो होंगे वो किस तरीके से निकल कर आएंगे, और हाँ, लोगों को काफ़ी यकीन था कि 3rd टर्म में फिर से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वही इसको जीतेंगे। लेकिन एक बात बड़ी यहाँ पर हम देखेंगे कि
थोड़ा सा अलग तरीके से हमें देखने को मिला। वो जीत तो गए, लेकिन पहली 2 टर्म में जहां उनके पास खुद के पास मेजॉरिटी थी, अब की बार ऐसा नहीं हुआ। तो बिना मेजॉरिटी के मैम जीते कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी का जो लीडर होगा वही क्या कर सकता है? जीत सकता है। तो जीते इस प्रकार से कि उन्होंने अलायंस कर ली। अलायंस क्या होती है? संधि कर ली उन्होंने। संधि मतलब बोलते हैं कि देखिए मेरे पास इतने अमाउंट ऑफ नंबर जो है वो है, एक काम करिए कुछ आप अपने एमपीज को दे दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, और हम 2 लोग मिलाकर एक साथ गवर्नमेंट बना देंगे। तो उन्होंने संधि जो की है, तो मेन उनकी जो पार्टीज है उनके साथ में हम देखते हैं, एक है जनता दल यूनाइटेड प्लस दूसरी है तेलुगु देशम पार्टी। तो ये इनके साथ में इन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट फिलहाल बनाई। 2014 से 2024 तक उनकी जो बेंच की स्ट्रेंथ थी, उनके जो मेंबर होते थे वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में होते थे। फिलहाल जो पैराडिगम शिफ्ट ये देखने को मिला है, इसमें हम अपोजिशन को ज़्यादा मजबूत होते हुए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए फिलहाल के लिए देख पा रहे हैं कि हाँ ये सच है कि अपोजिशन जीत नहीं पाया, लेकिन पिछले 2 टर्म से अब क्या हुआ है? अपोजिशन थोड़ा सा मजबूत हुआ है। खास करके जो लोगों ने अपनी वर्डिक्ट दी है, अपना फैसला सुनाया है 2024 के इलेक्शन में, वो बहुत क्लियर है। कंट्री को एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन बिल्कुल चाहिए था, ताकि हमारे जो व्यू होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लेकर जब यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ बनाती है, उसके खिलाफ में अगर हमें अपनी बात तक को पहुंचाना है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ही उस बातों तक पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ऑथर जो यहाँ पर है वो थोड़े से इस बात से खुश भी हैं। उनको लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग अगर अपोजिशन होगा तो यही बात होगी कि जो सेशंस होंगे अब उसके अंदर हमें काफ़ी ग्रेटर प्रेजेंस नंबर में हम देख पाएंगे कि गवर्नमेंट को जो स्टेजेस होती हैं बिल्स वगैरह के लिए, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। उनको लगेगा कि अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो क्वेश्चंस ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना जो है गवर्नमेंट को वो पड़ेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा के गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। एलिएशन अलायंस की ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है, इसकी यही समस्या होती है कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्गली ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं हम अब हमारे पास ये पूरी की पूरी पावर है। तो यही हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडिया अमंग ए सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज दैट हैव नॉट कंडक्टेड द सेंसस। देखिए सेंसस यानी कि जनगणना, अब ये हमारे लिए 2 पेपर्स में हम जो है वो देख सकते हैं इसको। वैसे तो सिलेबस में मैं आपको जानबूझ के बताती हुई चलती हूँ ताकि आप पेपर को भी समझें, करंट अफेयर हम पढ़ क्यों रहे हैं, आर्टिकल पढ़ क्यों रहे हैं उसको भी समझें। और मेरा मोटो यही है कि मैं आप लोगों को कम से कम 20 नंबर ऐसे दिलवाऊं प्रीलिम्स के अंदर जो आपको मेनली सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर सुनने या पढ़ने की वजह से आए हों। तो ये इस मोटो को लेकर मैं आप लोगों के सामने समझाती हूँ, इसलिए काफ़ी डिटेल में मैं चली जाती हूँ। एक एक जो इससे रिलेटेड बात होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़े से तैयार रहें मेंस के लिए भी। फिलहाल देखते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो अगेन जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं कि पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस होती है, उसमें हम इसको समझेंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। अब जीएस पेपर 3 में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ वगैरह जो बन रही है और जो सेंसस होती है वो एक्चुअली में ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी आती है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्योंकि हमें पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़ ये इकोनॉमी में भी आता है। इकोनॉमी के अंदर कैसे आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमें स्कीम्स वगैरह, बेनिफिशरीज वगैरह, लोगों को किस तक कैसे इकोनॉमिक जो आउटकम है वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, वो सब हमें समझ में आता है। ये इसके अलावा हम देखते हैं जीएस पेपर 4 में भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जीएस पेपर 4 में कैसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, अगेन रोल ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि जब आप अपने काम जो आपको करना चाहिए था उससे बच रहे हो, अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हो, आप किसी काम को करवा नहीं रहे हो जबकि आप करवा सकते हो, तो वो कितनी हद तक ठीक है, कितनी हद तक इथिकल है, कितनी हद तक वो किया जाना चाहिए, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो एज एन केस स्टडी की तरह से भी इसको जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है सामने। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इंडिया कुछ ऐसे देशों में आता है, डाटा से अगर हम बात करें तो जिसमें यहाँ पर सेंसस जो है, जो कि एक दशक के बाद होनी चाहिए थी, 2021 में होनी चाहिए थी जनगणना पूरे
कंट्री के अंदर उसको नहीं करवाया गया है। तो ऐसे कितनी कंट्रीज़ हैं फ़िलहाल जिनमें ऑलरेडी जो डेसिनियन प्रोग्राम जो है लगाया हुआ है कि हर 10 साल के अंदर सेंसस होगी, उसको करवाया गया और इंडिया को नहीं करवाया। तो देखते हैं 189 ऐसे देश हैं जिन्होंने ये पूरा करवाया है। 44 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने देश में जो उनकी सेंसस थी उसको नहीं करवाया। शुरुआत में 2021 में हम देखते हैं कि सेंसस ना करवाने का एक कारण था जो कि था कोरोना को इसका जिम्मेवार बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फिलहाल इस पे अलग से कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। ये जो 44 देश हम देख पा रहे हैं इनमें कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाती है जिसमें वॉर हो रहा है, रशिया ने फ़िलहाल नहीं करवाया है। फिर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान जिसमें तालिबान के अंडर में जो है कंट्री चली गई है। फिर और अगर हम देखें तो श्रीलंका को देखेंगे जिनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्चुअली में गलत हुआ है। कुछ सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, यानी उनके अंदर भी इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम हुई है, या मिलिट्री हम देखते हैं कि कोप हो जा रहा है, मिलिट्री का कब्ज़ा हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है। लेकिन इंडिया के पास में जो कि फ़िलहाल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो कंट्री है वो ऑलरेडी बन चुका है, एक देश बन चुका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, वो अपनी सेंसस क्यों नहीं करवा रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ पर सोचने की बात बन जाती है कि गवर्नमेंट क्या केवल और केवल पॉलिटिकल रीजन से ये काम नहीं करवा रहे हैं, और ये करवाना इतना ज़रूरी क्यों होता है। अब सवाल तो ये उठना चाहिए, आप लोग सोचेंगे कि ठीक है नहीं करवा रहे हैं तो फिर इतना इसके पीछे हमें विचार करने की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है। देखिए इसका जो कारण होता है ना वो रीज़न होता है क्योंकि जब आप पॉपुलेशन, आपके पास सेंसस होता है, आपके पास डाटा होता है, तब आप क्या कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनमें अपडेट ला सकते हो। यानी कि आप उनको अपडेट करेंगे इन द सेंस कि आपने 2011 के हिसाब से कोई यहाँ पर स्कीम बनाई हुई थी, पॉलिसी बनाई हुई थी, उसमें हम देखते हैं 1 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोई कुछ भी लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं जिसके अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी कि जनजातीय लोग होते हैं उनके बच्चों को रहने के साथ साथ में स्टडी भी करवाई जाती है, पढ़ाई भी करवाई जाती है। उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है कि ये केवल उन्हीं ब्लॉक में खुलेंगे जहाँ पर कम से कम 50% से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एसटी की हो, जनजातियों की हो। लेकिन अब क्योंकि डाटा यहाँ पर 2011 का लिया हुआ है, अब 2024 तक अगर उनकी पॉपुलेशन किसी ब्लॉक में ज़्यादा हो भी गई है, और जो कि हो ही रही है, ऑब्वियस सी बात है, पिछले 14 साल के अंदर, 13 साल के अंदर तो होना ही है, फिर भी वहाँ पर जो लोग हैं उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो उस फ़ायदे से अछूते रह रहे हैं, पीछे की तरफ छूट रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं। कंजम्पशन सर्वे वगैरह जो हैं, जो कि आज भी जो रूरल सेक्टर होता है, जो हमारे नज़रों में गांव की एक छवि है, उसको 2011 के नज़रिए से ही दिखाता है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो उनके पास खुद के पास सारा डाटा 2011 का होता है। हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होते हैं वो एक्चुअली के अंदर में करंट डाटा को भी लेकर आते हैं कि 5 नेशनल हेल्थ सर्वे ऑलरेडी हो चुके हैं, फैमिली हेल्थ सर्वे, लेकिन स्टिल उनको क्या है कि अपना जो फ्रेम बनाना पड़ता है विलेजेस वगैरह का, रूरल एरिया का, जब वो सैंपल बनाते हैं तो उनको 2011 की सेंसस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारा और भी हम यहाँ पर जो सर्वेज़ हैं उनको देख पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे भी ये माना जा रहा है कि ये एक बैड प्रैक्टिस है। समय समय के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कैसे जो भी आपका काम है, फॉर एग्जांपल जनसंख्या आपको गिननी थी, पॉपुलेशन आपको यहाँ पर काउंट करनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके, ताकि नए तरीके से पूरी पॉपुलेशन की जानकारी लेते हुए, समझते हुए उनको फ़ायदा पहुँचाए, उनके बारे में सोचे। ये सभी कारणों से, गवर्नेंस के कारण से मेनली जो यहाँ पर सेंसस है वो हो जानी चाहिए थी। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास में कोई ऐसा बहाना भी नहीं बचा है कि सेंसस क्यों नहीं हो रही है, तो इस पे काम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
प्रीलिम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है और मेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में देखें तो जीएस पेपर 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के अंदर भी पूछी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। कह रहा है आर्टिकल कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की क्या क्या ड्यूटी होती है। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत किताब पढ़ी है तो आपको ये पहले से ही आता होगा, लेकिन चलिए न्यूज़पेपर का भी तो यही फ़ायदा है ना कि जो चीज़ें हमें आती हैं उनको ज़रा फिर से रिवीजन हमारा मिल जाए और वो ज़्यादा मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। समझते हैं, रंगराजन आर के द्वारा इसको लिखा गया है, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि ये स्पीकर की ड्यूटीज़ की एक्चुअली में बात हो ही क्यों रही है। हमें समझ में आया कि अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं कंट्री के अंदर में, दोबारा से गवर्नमेंट बनी है। गवर्नमेंट जब दोबारा बनती है तो उसके नए मिनिस्टर होते हैं, उनके नए जो लीडर है वो निकल कर आएंगे, फिर उनके जो स्पीकर होंगे उसका भी इलेक्शन अलग से करवाया जाता है। तो स्पीकर के इलेक्शन में क्या हम लोग वोट करेंगे? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे स्पीकर, क्योंकि पार्लियामेंट की यहाँ पर बात हो रही है। और मेनली स्पीकर जो होता है वो किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए होता है। क्या राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता? नहीं होता है राज्यसभा में स्पीकर। राज्यसभा में होता है चेयरमैन। चेयरमैन की पोस्ट जो है वो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कैसे होती है? जो भी पर्सन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्यसभा का क्या होगा? चेयरमैन होगा। लेकिन स्पीकर का होता है इलेक्शन। तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे करवाया जाता है? अब स्पीकर के बिना, क्योंकि यहाँ पर अगर स्पीकर आपने बीच में बैठे हुए कभी देखा हो आपने लोकसभा राज्यसभा टीवी को, तो आप देखेंगे कि बीच की जो ये चेयर होती है, यहाँ पर सभी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं और बीच में यहाँ पर बैठे होते हैं स्पीकर, जिनका काम होता है लोगों को चुप करने का भी, कि यहाँ पर कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, किसका बिल पढ़ा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में स्पीकर ही यहाँ पर बैठकर बता रहे होते हैं और उनको मॉनिटर भी करते हैं। तो स्पीकर की अहम भूमिका हो जाती है। लेकिन स्पीकर बनने के लिए क्या प्रोसेसर है? उसके लिए स्पीकर को जो इलेक्शन है वो लड़ना पड़ता है। इलेक्शन में हम देखते हैं कि वोट जो होती है वो दी जाती है यहाँ पर लोकसभा के एमपीज़ के द्वारा। वही अपने स्पीकर को चुनते हैं और जिनको मैक्सिमम वोट मिल जाती है वो यहाँ पर स्पीकर बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि स्पीकर की जो यहाँ पर पोजीशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके बिना यहाँ पर सेशन चल नहीं सकता, तो इसी वजह से एक अलग काम किया गया है कि पहले तो मीटिंग होगी ना, अभी जैसे ओथ सेरेमनी हुई थी, तो ओथ सेरेमनी किसकी प्रेजेंस में होती है? प्रेसिडेंट की में हुई थी, यानी कि शपथ ग्रहण की गई थी मिनिस्टर्स के द्वारा, एमपीज़ के द्वारा। तो वो सब में भी चाहिए, तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, एक फ्रेज़ लिखा हमें काफ़ी मिलता है जो कि है प्रोटेम। प्रोटेम यानी कि स्पीकर जो होगा उनकी पोजीशन गवर्नमेंट के ख़त्म होते ही ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए स्पीकर जो होंगे वो यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि पहले वाले स्पीकर कौन थे? ओम बिरला। तो अभी वो जब ओथ हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, तो वही फ़िलहाल के लिए प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर थे। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पर दूसरे स्पीकर के लिए इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनके इलेक्शन के बारे में ये स्टेट करते हैं कि इमीडिएटली जो पहली मीटिंग होगी लोकसभा की, डिसॉल्व जब हो जाता है तो उसके बाद में जो प्रोटेम स्पीकर है वो यहाँ पर टर्म के लिए रहेंगे और उसी के बाद में यहाँ पर इलेक्शन दोबारा से होगा। अब देखते हैं लोकसभा के स्पीकर के बारे में कुछ और बातें। जैसे कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल या सेरेमोनियल हेड होते हैं लोकसभा के, और वो डे टू डे की जो फंक्शनिंग है उसमें यहाँ पर काम करते हैं। जो स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का, इसी तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ओरिजिन इसका कैसे होता है? 1921 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया जाता है। 1919 में कौन लेकर आता है इसको? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लेकर आया गया था, ये लेकर आया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी वजह से बोल रहे थे क्योंकि ब्रिटिश की पार्लियामेंट से इस एक्ट को पास किया जा रहा था, राइट। तो ये जो एक्ट आता है वहीं से हमने जो प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है वहाँ उसी के ओरिजिन से इसको भी लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर निकल कर आता है 1935 में, जहाँ पर जो नोमेनक्लेचर था उसको हमने बदला और प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का इस्तेमाल किया। पहले देश के तो प्रेसिडेंट थे ही, ये तो बात ठीक है,
लेकिन उन्होंने ही क्योंकि बदल दिया था इसको, पहले वो प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते थे जो भी यहाँ पर DTDO की फंक्शनिंग में काम कर रहे थे, जो भी वहाँ पर हेड कर रहे थे उनकी असेंबली को, उन्होंने उसके नाम को ही चेंज कर दिया, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। उन्होंने उनके लिए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इलेक्शन जो होता है दोनों का ही, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, आज के समय में वो आर्टिकल 93 के हिसाब से होता है। और पार्ट 5 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को जब भी पॉलिटी पढ़ें, जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ें या कोई भी किताब पढ़े, DD बासु पढ़ें, तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहला काम यही करना है कि हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं उसको याद करना है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स के अंदर क्या क्या सवाल चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या आती है वो याद करनी है। अब की बार भी म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स पे लेकर हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर ऐसे सवाल पूछे गए कि ये कौन से पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जो मेजॉरिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं वो वोटिंग से करवाए जाते हैं पार्लियामेंट में, और मेजॉरिटी उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी या फिर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जो कहते हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी होती है जिसमें 2/3 जो मेंबर होंगे उनकी वोट मंजूरी, अग्रीमेंट जरूरी होना चाहिए। फिर यहाँ पर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी को हम देख सकते हैं कि 2/3 होने के साथ साथ में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो भी 50+1% की होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक और मेजॉरिटी जो कि क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये इस तरीके से मेजॉरिटीज़ हमारे पास है कि आधी स्टेट जो होंगी उनकी तरफ से हामी होनी चाहिए और साथ में स्पेशल मेजॉरिटी भी हो, यानी कि 2/3 जो मेंबर हैं लोकसभा के, तो उनके द्वारा इसके ऊपर मंजूरी की गई हो तभी हम उसको मानेंगे। यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है। सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है? सिंपल मेजॉरिटी यानी कि एक जितने लोग हैं, मान लीजिए हमारी अभी जो नई कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा बनी है उसमें 543 MPs चुनकर गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई एक दिन है जिस दिन कोई काम करना था, स्पीकर का इलेक्शन था, उस दिन किसी कारणों की वजह से यहाँ पर केवल 520 लोग ही ऐसे हुए जो आ सकते थे। प्रेजेंट है फिलहाल 520 लोग लोकसभा के अंदर। इन 520 लोगों में से, यानी कि इनमें से जो इसका 50% होगा, जो कि कितना होना चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो 50% होना चाहिए वो एक्चुअली के अंदर होना चाहिए 265, राइट। तो ये जो नंबर है इसके साथ में +1, 50% +1 का जो यहाँ पर आंकड़ा निकलता है वो आंकड़ा होता है सिंपल मेजॉरिटी। जितने प्रेजेंट हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा ने अगर बोल दिया है तो क्या होगा, हम मान लेंगे कि स्पीकर ये बनेंगे। क्या ये री इलेक्शन कर सकते हैं? जैसे ओम बिरला का मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि हाँ, क्या वो दोबारा से पिछले टर्म के अंदर भी वही स्पीकर थे, क्या वो फिर से स्पीकर बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो री इलेक्शन जो है उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो दी होती है। इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? पहली बात तो कि उसको लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्यसभा में उनकी जो नियुक्ति है वो हुई हो और वो फिर आके कहें कि मैं तो लोकसभा का स्पीकर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, राइट। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि उसको सबसे पहले लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। अदरवाइज़ इसकी कोई ऐसी और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी नहीं गई है। लेकिन जर्नली जो स्पीकर होते हैं वो कहाँ से होते हैं? रूलिंग पार्टी से ही बन पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी होती है वो होती है, इसी वजह से वही स्पीकर बनते हैं। टेन्योर की अगर बात की जाए, कितने समय तक रहेंगे? 5 साल तक ही रहेंगे, क्योंकि लोकसभा की जो हमारी, एक्चुअली ये इनका टेन्योर नहीं है, इनका टेन्योर जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है लोकसभा के टेन्योर के साथ में। लोकसभा अगर 10 दिन की है तो स्पीकर भी यहाँ पर 10 दिन के लिए ही बने हैं। तो उनके बाद में अगर 11वें दिन दोबारा से ये मान लिया जाता है कि री इलेक्शन किया जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है और गवर्नमेंट हार जाती है, तो क्या होगा कि री इलेक्शन होगा तो स्पीकर को फिर से नियुक्त किया जाएगा। यूजुअली अगर लोकसभा का टेन्योर पूरा चल रहा है, पूरा उन्होंने काम किया है 5 साल तक, तो स्पीकर भी यहाँ पर पूरे 5 साल तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर साल कुछ नया उनको बदला जाएगा।
इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, मेन बात यही है। आर्टिकल का भी पूरा क्रक्स क्या था कि इनकी ड्यूटीज़ क्या है, रोल क्या है। बात करें तो स्पीकर के 2 मेन रोल है, और वो भी किसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पहला तो इनका होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, ये इनको डिसाइड करने की पूरी पूरी शक्ति दी गई है। मनी बिल को ज़रा याद करिए, आर्टिकल 110 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें राज्यसभा इस बिल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, इस बिल को खारिज नहीं करवा सकता है। मानेगा तो भी ठीक, नहीं मानेगा तो भी लोकसभा अकेला ही इसको क्या कर सकता है, पास कर सकता है। इसमें यूजुअली प्रेसिडेंट पहले अपनी सहमति देते हैं, तो वो भी इस बिल के अंदर क्या नहीं कर सकते, इसको रिटर्न नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते हैं। या तो उनको इस बिल पे हामी भरनी होगी या फिर उसको डिसॉल्व करना होगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट बिल जो होता है, कौन सा बिल एक मनी बिल है, इसको डिसाइड करने की पूरी शक्ति होती है स्पीकर के हाथ में। बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, स्पीकर का काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल होता है वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, जो कि 10th शेड्यूल में है, राइट। तो 10th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है कि अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी से छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, दल बदल करता है, और वो उन्होंने गलत तरीके से किया है। फॉर एग्जांपल कोई इंडिपेंडेंट यहाँ पर उठकर आए थे और 6 महीने का उनके पास समय था कि वो चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्होंने 6 महीने के समय में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, और 8वें महीने में जाकर वो गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसके पास जा रहे हैं। तो अब उनको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किस बिहाफ पे, क्योंकि 10th शेड्यूल के अंदर ये कानून बनाए जा चुके हैं। तो कौन डिस्क्वालीफाई होगा, ये भी स्पीकर के हाथ में होता है। तो ये काफ़ी इनके मेन रोल है। उसके अलावा हम और पावर्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इस्तेमाल होंगे लोकसभा के अंदर, उनके फाइनल इंटरप्रिटेटर यही होंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाएगा कि लोकसभा के रूल्स है उनको सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं लेकर आऊँगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो इंटरप्रिटेटर होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके फाइनल इंटरप्रिटेटर, उसको मानने वाले, क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, किस तरीके से निकलेगा, वो कौन होंगे, स्पीकर होंगे। स्पीकर हमेशा जॉइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड करेंगे। जब भी दोनों हाउस को मिलना है, दोनों हाउस कब मिलेंगे, जब कोई बिल है और उनके ऊपर उनकी राय, सहमति सेम नहीं बन पा रही है, तो दोबारा से ये मान लिया जाता है कि दोनों को एक साथ बिठाएंगे और वहाँ से उनकी जो वोटिंग है वो करवाई जाएगी। तो हमेशा, वैसे तो राज्यसभा में भी चेयरमैन होते हैं, प्लस में लोकसभा में स्पीकर होते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठेंगे किसी बिल के ऊपर, तो उसको जो हेड करेगा वो करेगा स्पीकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर ये हो जाती है। ये हाउस को अर्जन कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अभी हाउस जो है वो बंद हो रहा है, सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग को अगर क्योरम नहीं है। क्योरम क्या होता है, 1/10 नंबर। तो जितनी यहाँ पर 543 अगर मैं बात कर रही हूँ मेंबर हैं, तो उनमें से मिनिमम यहाँ पर 54 या 55 मेंबर जो होने चाहिए वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कोई लोकसभा का काम आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज इसको क्योरम ना मानते हुए बंद किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है मीटिंग को। फिर ये बताएंगे इनका रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल की बात करें, क्योंकि हमने इनकी इलेक्शन की बात अभी चल रही है, इलेक्ट होने वाले हैं, तो इसी वजह से रिमूवल को भी देख लेते हैं, ज़रा रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो रिवीजन के लिए इसमें क्या होते हैं, अगर ये खुद ही लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका हो जाएगा, क्योंकि इनके इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि इनको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये डेप्यूटी स्पीकर को अपना रिटर्न रेजिग्नेशन दे देते हैं तो भी ये मेंबर नहीं रहेंगे। बाय चांस इनकी किसी की डेथ हो जाती है तो वो तो कंडीशन ही अलग हो जाती है। और लास्ट में इफेक्टिव मेजॉरिटी से भी इनको रिमूव किया जा सकता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि 50% प्लस में 1, और साथ में जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसका भी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50 नहीं, 2/3 होगा।
2/3 तो यहाँ पर जो मेंबर है वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट है, उनकी 2/3 लोग को मानना पड़ेगा। और दूसरा, जितने लोग प्रेजेंट है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ 543 है, तो उसमें से भी 50 + 1% लोग क्या होने चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। आई होप बहुत अच्छे से आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। छोटा सा मैं एक कंपैरिजन लेकर आई हूँ कि स्पीकर के लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस। स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, दोनों ही यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी जो होती है, ऑफिस जो होता है, उसको फुलफिल करते हैं। स्पीकर का काम होता है कि वो अपने जो ऑर्डर है, डेकोरम है हाउस का, उसको मना के रखे, मेंटेन करके रखे जब प्रोसीडिंग करवा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर चेयरमैन होते हैं वो एक्चुअली के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा से हो, अनलाइक स्पीकर वो होते ही नहीं है। आप देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारी पार्लियामेंट होती क्या है, चलिए एक बार इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। हमारी पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्लस में यहाँ पर लोकसभा, तीसरा यहाँ पर होगा राज्यसभा। तो पार्लियामेंट केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं होती है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में नहीं बैठते हैं, किसी भी हाउस में नहीं बैठेंगे। हाँ, वो एक समय पे अब जब मोशन ऑफ थैंक्स होगा, पहला यहाँ पर सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो प्रेसिडेंट आएंगी और हमारी जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर पहली स्पीच भी देंगी, लेकिन वो वहाँ पर उसके बाद बैठने नहीं आएंगे किसी भी हाउस में। तो ये हमें जो है वो पता होना चाहिए। इसी तरीके से राज्यसभा का मेंबर जो है स्पीकर की तरह होना ज़रूरी नहीं है चेयरमैन को। फिर हम देखते हैं कि ये फाइनल इंटरप्रिटेटर होते हैं, कोई भी काम हो, ये अपनी जब इनको वोट डालनी है तो केवल कास्टिंग वोट ही डाल सकते हैं। ऐसा ही सेम राज्यसभा के चेयरमैन के साथ भी होता है। कास्टिंग वोट क्या होता है, यानी कि वोटिंग हो रही है किसी मुद्दे के ऊपर, कोई डिबेट चल रही है और उसमें से हम वोटिंग में देखते हैं कि दोनों का ही यहाँ पर 50-50% जो है वो वोटिंग हो गई है। अब किसी एक वोट की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में ही स्पीकर केवल वोट कर सकता है, अदरवाइज स्पीकर वोट नहीं कर सकता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा यही होगा कि देखिए डेली की यहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डेली के मैं आपको टारगेट्स दे रही हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू आज से आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो वो सब की पीपीटी जो है वो एक तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप वापस जाके वहाँ से देखिएगा, आराम से समझिएगा, चीज़ों को ले सकते हैं। कुछ न्यूज़ जो हम कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उसके नोट्स जो पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैं बनाकर यहाँ पर दे दूंगी आपको शॉर्ट फॉर्म में। एक बार रिवाइज करिएगा, एक बार वीडियो सुनिएगा, उसके बाद रात को सोने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करके आप आराम से सो सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे, ये सारे बेनिफिट्स आपको इसको ज्वाइन करने से मिलेंगे। मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मुझे भी लगेगा, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी लगेगा कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ और वो लोग भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए करूँ। तो यही बस एक फीलिंग जो होती है ग्रेटिट्यूड की, वो मुझे भी लगेगी। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस एक थोड़ा सा समझाने के लिए एक अलग से ये जो डायग्राम है ये भी लेकर आई हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अभी अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, इलेक्शन जब ख़त्म हो चुके हैं तो अब क्या प्रोसेस है पार्लियामेंट का, ज़रा उसको समझिए। सबसे पहले क्या होगा, पीएम प्लस कैबिनेट स्वेरिंग करेंगे, स्वेरिंग यानी कि ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे इलेक्शन के जस्ट ख़त्म होने के बाद। जैसे ही हमें पता चलेगा कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पीएम अपने कैबिनेट को चुनेंगे, सबको पोर्टफोलियो बांटेंगे, बताएंगे कि कौन यहाँ पर कौन सा मिनिस्टर बनेगा, कौन यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाएंगे, किसको डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन यहाँ पर स्टेट ऑफ जो डिपार्टमेंट होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो बनेंगे। इन सब को बनाकर पीएम क्या करेंगे, एक बार अपनी काउंसिल बनाएंगे। फिर काउंसिल के अंदर ही का एक भाग अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, कैबिनेट होगा। कैबिनेट के अंदर सभी के सभी मिनिस्टर्स होंगे मेनली, और ये सब सबसे पहले क्या करेंगे, ओथ लेंगे। उसके बाद पहला सेशन होगा लोकसभा का, जो कि आज ही हो रहा है। आज ही के अंदर हम देख पाते हैं कि 18वीं हमारी लोकसभा बनी है और उसका पहला सेशन आज होने जा रहा है।
इसके बाद जो इस पहला सेशन अब हो जाएगा, तो अभी तक प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने पहले इस पद ग्रहण कर चुके हैं। अब जो अदर एमपीज़ है, बचे हुए जो एमपीज़ होंगे, क्योंकि जो कैबिनेट होती है उसके अंदर एक्चुअली में 15% से ज़्यादा एमपी नहीं होते हैं, तो हम देखते हैं कि कैबिनेट के अंदर में, काउंसिल के अंदर में 70 से 80 यहाँ पर मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो इसमें आ जाते हैं। परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ 70-80 नंबर ही आ सकता है। तो जो बचे हुए यहाँ पर लगभग 450 प्लस एमपीज़ है, वो आज के दिन पहला सेशन के अंदर अपनी ओथ लेंगे, अपने पद को ग्रहण करेंगे। आप लोगों को अगर टाइम मिले तो 5 मिनट के लिए राज्यसभा या लोकसभा के नोट राज्यसभा, लोकसभा की ही, जिसको अब संसद टीवी के नाम से यहाँ पर नेम चेंज कर दिया गया है, उसका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप 5 से 10 मिनट के अंदर जो ये ओथ्स होती है इनके बारे में एक बार देखिएगा कि ओथ्स एक्चुअली में ली कैसे जाती है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मेंस में सवाल पूछे गए हैं, मेंस में साफ साफ पूछा गया है कि इनकी ओथ कैसे होती है, क्या इनकी ओथ की एक्चुअली में बातें क्या होती हैं, उनसे क्या आप समझते हैं। तो इसी वजह से ज़रा एक बार देख लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। हो सकता है कि प्रीलिम्स में अगर कोई एक सवाल आए तो वो भी क्लियर इससे कर सकें। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब लोग अपनी ओथ ले लेंगे तो फिर इलेक्शन होगा स्पीकर का, राइट, क्योंकि पहले तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, तभी तो स्पीकर बनने के लिए सामने आएंगे। जब तक आपने ओथ नहीं लिया तब तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने नहीं जा रहे हो। अब आपका इलेक्शन होगा और उसके बाद में जब स्पीकर भी यहाँ पर नियुक्त हो जाएगा तो पहला जो एड्रेस होता है, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है, वो दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तब हमारी प्रेसिडेंट यहाँ पर आएंगी और तब आकर इसको स्टार्ट करने की यहाँ पर बातें करेंगी। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ इज़ मिथेनॉल प्रोक्यूर्ड एंड यूज्ड एज अ लिकर। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी समझा चुकी हूँ इसके ऊपर, जब ये हुच ट्रेजिडी जो है वो हुई थी तमिलनाडु के अंदर, उसमें भी हमने इसको देखा था। लेकिन फिर से मैं आपको इस जीएस पेपर 3 के बिहाफ पे इस पे ले आई हूँ कि मेथनॉल क्या है। थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको देखें एक बारी में। मेथनॉल पॉइजनिंग क्या होती है, इससे बॉडी में एक्चुअली चेंजेस क्या क्या आते हैं, लिकर के अंदर, शराब के अंदर ही ये कैसे मिल जाती है, अल्कोहल में ही इसकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या ये सभी के सभी अल्कोहल ब्रांड में होता है या नहीं होता है। तो ये ऐसी स्टेटमेंट फ्रेम की जा सकती है। और लगातार क्योंकि ये बार बार ऐसी घटनाएं होती है तो हो सकता है कि कॉमन सेंस के लिए कि बड़े लेवल पे जब ऐसी कोई घटना हो तो एग्जामिनर जानना चाहे कि आपकी एक्चुअली में कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उस समय पे जब ये न्यूज़ यहाँ पर चल रही थी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, कलाचुरी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर तमिलनाडु के अंदर 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 150 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर है। रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो लोकल लेवल के ऊपर जो घरों में बनाई जाती है नकली शराब, वो एक्चुअली में पी ली थी। अब जब हम बात करते हैं तो आज तक जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं शराब पीने से, जितने भी लोगों की डेथ हुई है, जितने भी लोग बीमार हुए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, वो होता है मिथेनॉल पॉइजनिंग। अब ये मिथेनॉल एक्चुअली में ऐसा है क्या, तो मिथेनॉल एक केमिकल, एक सब्सटेंस है जो ओरिजिनली बनता है। जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल हमें पता है शराब को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला क्या है, फिल्टराइजेशन, और दूसरा पहला क्या है, फर्मेंटेशन, यानी कि आप किसी चीज़ को फर्मेंट करेंगे। दूसरा यहाँ पर होता है डिस्टिलाइजेशन, यानी कि आप उसको अलग करेंगे। अभी पहले डिस्टिल करेंगे, दूसरा उसके बाद में आप क्या कर रहे थे, फर्मेंट आपने कर चुके थे। तो ये बायोलॉजिकली, राइट, जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, फर्मेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, बायोलॉजिकली आराम से एक चीज़ उसमें बनेगी। एक जो छोटे छोटे 1 सेलुलर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि केमिकल होते हैं, वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद के अंदर जब सबसे पहले उसका प्रोडक्ट निकल कर आता है तो निकल कर आता है एथेनॉल। एथेनॉल जो होगा वो उसमें डिफरेंट होगा। अब इसको जब बॉईल किया जाएगा डिस्टिल करने के लिए, तब क्या किया जाएगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक समय पे एथेनॉल बनेगा, जो कि किस वजह से हुआ था, क्योंकि आपने यीस्ट डाला था उसके अंदर, इस वजह से हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मेथनॉल भी एक बाय प्रोडक्ट है। और ये बाय प्रोडक्ट क्या बायोलॉजिकली बन रहा है, नहीं, ये बायोलॉजिकली ना बनकर बनता है फॉसिल फ्यूल से, कोयल जैसी चीज़ों से, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी उसमें प्रेजेंस थोड़ी बहुत भी है तो वो मेथनॉल को ऐसे बना देता है, कोयला वगैरह ऐसी चीज़ें। अब क्या ये अल्कोहल बनाते समय हर जगह पर बनता है, देखिए बनता तो ये ऑलमोस्ट हर जगह पर ही है,
लेकिन क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनके अंदर सेफ्टी का स्टैंडर्ड ज़्यादा है और वो सेफ्टी के हिसाब से जब इसको डिस्टिल कर रहे होते हैं उस समय पे वो क्या करते हैं, इसको बिल्कुल अलग निकाल देते हैं, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। लेकिन क्योंकि जब आप लोकली अपने घरों में ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप उसको ढंग से रिमूव नहीं कर पाते हो। यही कारण होता है कि मेथनॉल के यूज़ की वजह से कंटेमिनेशन होता है लिकर के अंदर और फिर उससे लोगों की डेथ हो जाती है। तो मिथनॉल जो ये पॉइजनिंग है, इसमें विजन जो होता है अगर ये कुछ लेवल से कम है, वैसे तो मेथनॉल हमेशा टॉक्सिक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पेंट जो होता है वो मेथनॉल के बिना बन ही नहीं सकता है, तो ये प्रोडक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर ह्यूमन हेल्थ ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें अगर आपने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है तो आपको हेडेक होगा, डिक्रीज विजन हो जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, आपकी जो लंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से सांस आप लेने लगोगे, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, अब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा। ये सब होता है क्योंकि ये बहुत हाईली टॉक्सिक फार्मूला एसिड है जो कि मेटाबॉलिक जो एसिड होते हैं हमारे उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है स्टमक के अंदर पहुंचते ही, और जब इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसके बाद में जो ह्यूमन है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है यहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट से। लगातार अभी क्या हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं, ये वैसे जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट हो जाता है खास करके सिक्योरिटी के बिहाफ से, और गवर्नेंस में जीएस पेपर 2 में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉलिटिक गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर आ रही है, राइट। तो किसी न किसी कारण की वजह से ही कोई चीज़ लाई जाती है, नई चीज़ लाई गई है। तो कारण हम सबको पता है, नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था उससे हमें सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है। फ़िलहाल यूजीसी एनटीए का जो एग्ज़ाम था वो भी हम देख चुके हैं कि उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। जो पीजी नीट था उसको भी हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया। रीज़न क्या है, रीज़न है पेपर लीकेज हो जाना, पेपर की जो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रखी गई। इन सभी कारणों की वजह से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट उठ रहा है पूरे के पूरे सिस्टम से, और उसी को बरकरार करने के लिए दोबारा से यहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को थोड़ा सा लेकर आया गया है। उसके अंदर जो रूल्स थे उनको और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। बड़ी हैरानी की बात है कि 2023 में ही इसको लाया गया था, पास किया गया था, अभी फ़िलहाल इनको शुरू किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट के ऊपर अभी एक्चुअली में काफ़ी प्रेशर है, फ़िलहाल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से अपोजिशन जो है वो भी बार बार यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एनटीए जैसी इंस्टीट्यूशन जो कि बनाया गया था, नेशनल टेस्ट एजेंसी, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए, कोई चीटिंग ना हो कहीं पे भी, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, वहीं पे प्रॉब्लम उसी इंस्टीट्यूशन में जो उन्होंने एग्ज़ाम करवाए उसी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे सवाल एक्चुअली में लाए जा रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए देख लेते हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस क्या होते हैं। तो पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स जो हो जाते हैं जिसको खुद यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। फिर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, नीट, जेईई, एनटीए का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यूजीसी नेट जो होता है वो। फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो एसएससी सीजीएल यहाँ पर करवाता है। फिर कुछ रेलवे के बोर्ड्स जो यहाँ पर करवाते हैं। तो ये सभी जो कि एग्ज़ाम्स हैं जो कि गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली लिए जा रहे हैं कि उसकी पोस्टिंग वगैरह उनको मिल सके, वहाँ पर वो काम कर सके, ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के अंदर आते हैं। फ़िलहाल इसको रोकने के लिए बिल्कुल एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर कोई अब पकड़ता हुआ पाता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है और उसके साथ में उनको 10 साल की यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी बरकरार कर दी गई है कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उनके साथ में ये सारी चीज़ें होंगी। फ़िलहाल के लिए इस नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ समझते हैं जो कि है व्हाट इज़ एनिमी एजेंट। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस एक्चुअली में है क्या, और ये जम्मू कश्मीर के ऊपर ही एप्लीकेबल क्यों है, और ये इतना ज़्यादा सख्त क्यों है। जब तक हम सख्त कानूनों की बात करते हैं तो यूपा एक्ट को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। टफ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। क्यों है स्ट्रिंजेंट? क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो ये बनाया गया है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि इसमें आपकी कोई बेल या कोई भी ज़मानत नहीं हो सकती।
दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है पहले आपको इसमें गिरफ़्तार किया जाता है और उसके बाद में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो बिल्कुल साथ में ही। पहले यूजुअली क्या होता है, कोई भी अगर आप काम करेंगे तो आपको ट्रायल देना होता है, 24 घंटे पुलिस अपनी कस्टडी में आपको रखेगी और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें जाएगी और जज के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, आपको जो जज को ठीक लगता है प्राइमा फेसिया, उसके बाद में पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि खासकर जब एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो ये इतना सख्त है कि यूपा जैसे एक्ट जिसमें 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास नहीं लेकर जाना होता है, उससे भी ज़्यादा ये मजबूत और उससे भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो ये जो एक्ट है ये एक्चुअली में 2005 के अंदर अमेंड किया गया था। शुरुआत में सबसे पहले 1917 में आया था और 1917 में भी इसको लाया जो गया था वो गया था डोगरा महाराजा जम्मू कश्मीर के थे, उनके द्वारा। उन्होंने इसको ऑर्डिनेंस इस वजह से कहा क्योंकि हम यहाँ 1917 की बात कर रहे हैं, उस समय पे इसको कानून नहीं बनते थे उनके अंडर में, ऑर्डिनेंस ही बनते थे, इसी वजह से इसको ऑर्डिनेंस के नाम से जाना गया। हालांकि 2005 में हम देखते हैं कि हमने इसमें बदलाव किए, फिर 1947 में भी इसको कानून बना दिया गया। 2019 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 370 जब हटता है जम्मू कश्मीर से तो पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के कानून अब जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लग जाते हैं। और जम्मू कश्मीर का जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है तो उसी के बाद से वहाँ के कुछ कानून जो है वो हट जाते हैं। लेकिन कानून जो एक ये है सिक्योरिटी लॉज में, जैसे एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस, वो अभी भी यहीं पर है। अब इसमें क्या हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है, जो कि डीजीपी जिनको बोला जाता है, वो थे आर स्वैन, और उन्होंने बताया कि ये होता है मिलिटेंट के लिए, यानी कोई भी जो यहाँ पर गवर्नमेंट से क्या कर रहा है, एक्चुअली में आतंकवादी किस्म से आप देख सकते हैं कि वो लोग जो करते हैं और इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कोई बीच में आता है तो उसको भी हम एनिमी का एजेंट मानेंगे, यानी ये दुश्मन के लिए काम कर रहा है तो उनको पकड़ा जा सकता है। और उनको पकड़ा ही नहीं, उनको शूट के ऑर्डर डायरेक्टली होते हैं कि या तो उनको मार दीजिए या फिर उनके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो उनको डेथ जैसी सेंटेंस यहाँ पर दी जाएंगी, या फिर लाइफ टाइम जो आजीवन कारावास होता है, इम्प्रिजनमेंट जो होगी लाइफ टाइम की, वो भी उनको इसमें दी जाती है। तो काफ़ी ये मुश्किल कानून आप एक लिहाज से जान सकते हैं। आज हमने दोनों जो काफ़ी टफ लॉज हैं उनकी बात की, यूपा को भी यहाँ पर समझा, और हम देखते हैं कि जो ये एनिमी ऑर्डिनेंस है एजेंट, ये भी हमने दो कानून देखे। फिलहाल यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। जो भी अभी तक मेरे साथ बना हुआ था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।